दुनिया में चंगेज खान से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज खान के बारे में वो बातें बताती हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वास्तव में वो कैसा था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल कबीलों को एक शक्तिशाली देश मंगोलिया की शक्ल दी। सन 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और धरती के करीब 22% हिस्सों को जीत लिया। चीन से लेके उज़्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी मुगल बादशाह चंगेज खान के ही वंशज थे। दूर की सोच रखने वाले चंगेज खान की जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पहले ले जाने वाली है। सन 1162 में मंगोलिया में खेंती प्रांत में जन्म हुआ था चंगेज खान का। उसका असली नाम था तेमुजिन। चंगेज खान के पिता का नाम था येसुखई। वो मंगोल कबीले का बहुत शक्तिशाली सरदार था जिसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। आगे की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि चंगेज खान अपने पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने भी अपने पिता की तरह कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी और इसी वजह से उसको खान की उपाधि मिली थी और उसका नाम तेमुजिन से बदलकर चिंगिस खान कर दिया गया, जो बाद में बदलकर चंगेज खान हो गया। खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज की माँ का नाम होयलन था। जब चंगेज पैदा हुआ था तो उसकी हथेली पर खून का एक धब्बा था। उसकी माँ ने जब वो खून का धब्बा देखा तो कहा कि ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेगी। चंगेज जब मात्र 12 साल का था, उसकी शादी बोल्टे नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। चंगेज की शादी तय होने के बाद उसका पिता येसुखई ये चाहता था कि चंगेज को भी मंगोल कबीले का मुखिया बना दिया जाए, क्योंकि चंगेज उसका सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन चंगेज को मुखिया बनाने के लिए ये जरूरी था कि येसुखई नए क्षेत्रों पर कब्जा करे और फिर उन क्षेत्रों का मुखिया चंगेज को बना दे। उस समय मंगोल कबीले के सबसे बड़े दुश्मन थे तातार कबीले के लोग और येसुखई ने कई बार तातार कबीले पर हमला किया था। तातार कबीले के लोग काफी डरे हुए थे येसुखई से और वो उसको खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। उनके क्षेत्र से लगकर ओलखुनट कबीले का क्षेत्र था। तातार कबीले ने ओलखुनट कबीले को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। दरअसल ओलखुनट कबीले का मुखिया येसुखई से बहुत नफरत करता था, क्योंकि येसुखई की पत्नी होयलन ओलखुनट कबीले के मुखिया की बेटी थी, जिसको येसुखई ने भगा की शादी की थी। इस नफरत के बारे में जानते थे तातार कबीले के लोग और उन लोगों ने ओलखुनट कबीले के मुखिया को भड़काकर अपनी तरफ कर लिया और उससे कहा कि वो येसुखई को दावत पर बुलाए और उसके खाने में जहर मिला दे। ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करेगा, मतलब जब येसुखई दावत खाकर वापस अपने खेमे में चला जाएगा तब जहर काम करेगा। मतलब जहर को असर करने में कम से कम 20 से 30 घंटे लगेंगे और उसके अपने खेमे में पहुंचने के बाद हम यानी तातार कबीले के लोग उस पर हमला कर देंगे और उस हमले में हम येसुखई को भाले से घायल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वो मरे तो सबको यही लगे कि वो जहर लगे भाले से मर गया। तातार कबीले के लोगों ने सोचा कि इस हमले में भले ही उनके सारे सैनिक मारे जाएं, लेकिन कम से कम उनके दुश्मन का तो सफाया हो जाएगा। साजिश के तहत ओलखुनट कबीले के मुखिया ने येसुखई को दावत का निमंत्रण भेजा, जिसको येसुखई ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी शादी के बाद पहली बार उसको ससुराल से निमंत्रण आया था। वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर ओलखुनट कबीले में गया और वहाँ अपना खेमा लगाया। साजिश के तहत ओलखुनट कबीले के मुखिया ने येसुखई को खाने में जहर दे दिया। दावत खाकर जब येसुखई अपने कबीले में वापस आया तो कुछ समय के बाद तातार कबीले ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में तातार के सैनिकों ने इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम एक भाला येसुखई को जरूर लग जाए, भले ही वो उसको बस छू ही ले। और ऐसा ही हुआ। येसुखई की बाह पर एक भाला आके लग गया। अपने सरदार को घायल देखकर मंगोल सैनिक भड़क गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तातार के लोगों को खत्म करने में। तातार के लगभग 100 सैनिकों ने उन पर हमला किया था और मंगोलों ने
सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बीता और जहर ने अपना काम कर दिया और येसुखई की मौत हो गई। इधर मंगोलों का मुखिया येसुखई मर चुका था और उधर मंगोल सैनिकों ने तातार के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब जब वहां कुछ बचा ही नहीं था तो वो वापस जाने लगे। एक साजिश सफल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक दूसरी साजिश रची येसुखई के भाई होतुला खान ने। होतुला खान को जब ये मालूम हुआ कि येसुखई की मौत हो चुकी है, तब उसने सोचा कि अब यही सही वक्त है मंगोलों की सत्ता हथियाने का। येसुखई जिन क्षेत्रों को जीतता था, उनकी सेना और सरदारों को अपनी मंगोल सेना में शामिल कर लेता था। उसकी सेना में कई क्षेत्रों की सेनाएं होती थीं। होतुला खान भी इस बात को जानता था। उसने सभी सरदारों से कहा कि वो अपनी सेना के लोगों को किसी बहाने से वापस बुला लें। उन सरदारों ने होतुला खान की बात मान ली, क्योंकि येसुखई के परिवार में अब बस होतुला खान ही बचा था जिससे उनको येसुखई की मौत के बाद खतरा था। सभी सरदारों ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। येसुखई की सेना पूरी तरह से बिखर गई। उसकी सेना के बहुत से सैनिकों को होतुला खान ने अपनी तरफ मिला लिया और फिर येसुखई की सेना में विद्रोह हो गया। कुछ सैनिक येसुखई के वफादार थे तो कुछ होतुला खान से मिल चुके थे। सारे सैनिकों में आपस में ही जंग छिड़ गई। येसुखई का पूरा परिवार बोर्जिगिन नाम की जगह पर रहता था। उनके ऊपर भी हमला करवाया होतुला खान ने, क्योंकि वो पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन येसुखई के कुछ वफादार सैनिकों और कर्मचारियों ने चंगेज खान, उसकी मां और उसके भाइयों को बोर्जिगिन से सुरक्षित निकाल दिया। चंगेज खान अपने परिवार को लेके जंगल में छिप गया और इधर होतुला खान ने बोर्जिगिन पर अपना कब्जा कर लिया। होतुला खान और बोर्जिगिन के लोग ये जानते थे कि येसुखई के परिवार का कोई भी सदस्य अब जिंदा नहीं बचा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। यहाँ खत्म होती है चंगेज खान के पिता की कहानी और शुरू होती है चंगेज खान की कहानी। और उसका परिवार जंगल में ही इधर उधर भटकता रहा। एक दिन चंगेज की माँ होयलन ने उसकी हथेली देखते हुए कहा कि तुम्हारी हथेली के खून के धब्बे का रंग हल्का पड़ गया है। क्या अब हमको इसी तरह से जंगलों में भटकते रहना होगा? चंगेज ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपनी हथेली पर एक गहरा निशान बनाते हुए बोला कि जिन क्षेत्रों को हमसे छीन लिया गया है, मैं उनसे कई गुना ज्यादा क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जंगल में ही अपना एक घर बनाया चंगेज खान ने। चंगेज का एक छोटा भाई था बेलगुटी, जो कि अक्सर चंगेज से कहा करता था कि वो उम्र में उससे बड़ा है और इसलिए वो इस परिवार का मुखिया है। एक दिन दोनों में इसी बात पर बहस हो रही थी, जिसमें गुस्से में चंगेज ने उसकी हत्या कर दी और इसके बाद खुद को उसने परिवार का मुखिया घोषित कर दिया। समय का चक्र चलता रहा और चंगेज अपने भाइयों के साथ मिलकर आसपास के छोटे छोटे इलाकों को लूटता रहा और उनको अपने कब्जे में लेता चला गया। 20 साल की उम्र होते होते उसने आसपास के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उस क्षेत्र में जो लोग आते थे उनसे वो टैक्स वसूलता था। उसने अपनी सेना बनानी शुरू की, घोड़े इकट्ठे किए, हथियार इकट्ठे किए, आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाया और उनको सैनिक बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कबीलों से मिलना शुरू किया जो होतुला खान से परेशान थे। उसने सबको अपने साथ मिला लिया। उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेना चंगेज को दे दी। उसी समय चंगेज को अपने बचपन के दोस्त जमुखा का एक संदेश मिला। जमुखा करैत नाम के कबीले से ताल्लुक रखता था और उस समय जादरन नाम की जगह का वो सरदार था। कई कबीलों का मुखिया था वो। जमुखा और उसके पिता के अधिकार में बहुत से क्षेत्र आते थे। जमुखा को भी यही लगता था कि येसुखई की मौत के बाद उसके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया है। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके बचपन का दोस्त जिंदा है, तब उसने उसका साथ देने का वादा किया और उसको अपनी 20,000 सैनिकों की बड़ी फौज दे दी। अब सेना की कमी नहीं थी चंगेज के पास। उसने बोर्जिगिन की तरफ रुख किया। जब उसके चाचा होतुला खान को ये पता चला तो वो अपने परिवार को लेके वहां से भाग गया। बिना युद्ध किए ही अब चंगेज का बोर्जिगिन पर कब्जा था। बोर्जिगिन की जनता भी चंगेज के वहां पर वापस आने से बहुत खुश हुई। जमुखा की दोस्ती चंगेज की बहुत काम आई। जमुखा के करैत कबीले और दूसरे कबीलों ने मिलकर एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में चंगेज को
गेंगिस खान का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसको खागान की भी उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा खान। उस समारोह में आए हुए सभी सरदारों ने भविष्य में चंगेज का साथ देने का वादा किया। उस समारोह में चंगेज की पत्नी बोर्टे भी आई थी और बोर्टे का पिता देई सिचेन भी वहाँ आया हुआ था। देई सिचेन ने चंगेज से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बोर्टे को अपने घर ले जाना चाहता है। चंगेज ने इसके लिए हाँ कर दी और समारोह के बाद देई सिचेन बोर्टे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में उनको मर्किट कबीले के लोगों ने घेर लिया। फिर दोनों कबीलों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में देई सिचेन को मर्किट कबीले के लोगों ने मार दिया और वो चंगेज की पत्नी बोर्टे को अपने साथ ले गए। दरअसल मर्किट कबीले के लोग इस बात से नाराज थे कि चंगेज को खागान की उपाधि क्यों मिली। अब तक चंगेज भी बोर्जिगिन वापस आ चुका था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, तो उसने अपनी सेना के साथ मर्किट कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले में भी उसका साथ दिया उसके दोस्त जमुखा ने और उसकी सेना ने। चंगेज मर्किट कबीले के क्षेत्र में घुस गया और जो भी उसके रास्ते में आया उसने या तो चंगेज का साथ दिया या फिर मौत को गले लगाया। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को छुड़ा लिया और बोर्जिगिन वापस चला गया। बोर्जिगिन में आके बोर्टे ने चंगेज को बताया कि वो मर्किट कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली है। चंगेज खान इस बात से नाराज नहीं हुआ। उसने दूर की सोची और इस बात को किसी से छिपाया भी नहीं। उसने मर्किट कबीले के पास भी ये संदेश भेजा कि उसने उनकी संतान को मारा नहीं है, वो उसकी संतान को अपनी संतान की तरह पालेगा। मर्किट कबीले को अपनी तरफ मिलाना चाहता था चंगेज और इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन जमुखा और करैत कबीले के लोग मर्किट कबीले से नफरत करते थे और जब उनको ये पता चला कि चंगेज मर्किट की संतान को पैदा कर रहा है और उसको पालेगा भी, तो जमुखा बहुत नाराज हो गया और इसी के बाद जमुखा और करैत कबीले के दूसरे सरदारों ने चंगेज से दूरियां बना ली। समय गुजरता गया। सन 1183 से लेकर सन 1201 तक 18 साल हो चुके थे। इन सालों में जहाँ एक तरफ चंगेज ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया, नए नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया, तो दूसरी तरफ उसके दोस्त जमुखा ने भी करैत कबीले को बहुत बढ़ाया। सन 1201 में दोनों बहुत ही शक्तिशाली कबीले थे, लेकिन चंगेज की ताकत करैत कबीले की ताकत से ज्यादा थी। उन दोनों शक्तिशाली कबीलों के आगे कोई भी तीसरा कबीला ताकतवर नहीं बन पाया। चंगेज खान की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको अब ये जानना जरूरी है कि चंगेज खान किस तरह का शासक था। उसके अंदर कुछ बातें बहुत खास थी जो उसको भविष्य में बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बनाने के लिए बहुत काम आने वाली थी। वो योग्यता में विश्वास करता था। जो लोग योग्य होते थे उनको वो बहुत सम्मान देता था और उनको अपने राज्य में एक अच्छा ओहदा भी देता था। जो प्रथा सदियों से चली आ रही थी कि बाप के बाद उसका बेटा उसकी जगह लेगा, इस प्रथा को खत्म किया चंगेज ने और योग्य लोगों को ऊपर आने का मौका दिया। जो लोग उसका विरोध करते थे उनको वो अपने राज्य से बाहर जाने को कहता था। इस तरह से उसने अपने आंतरिक विद्रोह या किसी साजिश के खतरे को कम किया। वैसे तो चंगेज ताकतवर, क्रूर और निरंकुश शासक था, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों और भाइयों को खुश रखने की पूरी कोशिश की और जो भी नए क्षेत्र वो जीतता था उनको वो अपने भाइयों और रिश्तेदारों को संभालने के लिए दे देता था। उसकी दूर की सोच का ही कमाल था कि एक तरफ तो उसने सभी जीते हुए क्षेत्रों को अपने भाइयों, रिश्तेदारों और वफादार लोगों में बांटकर उनको खुश रखा, लेकिन उन सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बना के रखा। जैसा कि पहले होता था, युद्ध में जीता हुआ सारा खजाना राज्य कोष में चला जाता था, उसको चंगेज खान ने बदल दिया और जीते हुए खजाने को उसने अपने सैनिकों और राज्य के लोगों में बांटा। चंगेज खान अपने सलाहकारों की बात मानता था और उनकी सलाह पर ही कोई कदम उठाता था। अब तक आपने जाना कि कैसे एक मंगोल कबीले के सरदार ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान के नेक्स्ट एपिसोड में आप ये जानेंगे कि कैसे उसने पृथ्वी के 22% हिस्सों को जीत लिया और क्यों दुनिया उसको एक क्रूर और आतंकी शासक चंगेज खान की। सन 1190 तक चंगेज की ताकत मध्य एशिया में इतनी बढ़ गई थी कि अब वो वहाँ के तमाम शासकों को चुनौती दे सकता था। बात सन 1201 की है। उस साल करैत कबीले ने जमुखा को गुरखान की उपाधि दी।
गुर का मतलब था ब्रह्मांड का राजा, और ये उपाधि चंगेज खान को मिली खागान उपाधि से बड़ी थी। जब चंगेज को खागान की उपाधि मिली थी तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज थे, और आज भी जब जमुका को गुरखान की उपाधि मिली तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज हुए। चंगेज खान भी इस बात से बहुत नाराज हुआ। करैत कबीले की सीमाओं से लगकर नेमन्स कबीले के क्षेत्र थे। नेमन कबीले भी चंगेज के नियंत्रण में था। नेमनों को भी ये बात पसंद नहीं आई कि जमुका को गुरखान की उपाधि दी गई है। उन्होंने जमुका को चुनौती दी कि वो साबित करे कि वो गुरखान की उपाधि के लायक है। जमुका समझ गया कि नेमन के पीछे मंगोल यानी चंगेज खान है, और फिर उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ और इस युद्ध में करैत कबीले और जमुखा को मुंह की खानी पड़ी। चंगेज खान के सैनिकों ने जमुखा को पकड़ लिया और उसको चंगेज के सामने ले गए। चंगेज ने जमुखा को अपने साथ फिर से मिलकर काम करने की बात कही, लेकिन जमुखा ने कहा कि जैसे आसमान में बस एक ही सूरज है, उसी तरह इस धरती पर बस एक ही राजा हो सकता है। और उसने चंगेज से कहा कि वो उसको बिना खून बहाए एक शानदार मौत दे। और फिर चंगेज के सैनिकों ने जमुखा को मार दिया। नेमन्स के साथ मिलकर मंगोलों ने करैत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अब मध्य एशिया में पहले जहां दो शक्तियां थी, अब बस एक ही बची थी, और वो थी चंगेज खान की मंगोल कबीले की शक्ति। चंगेज की ताकत बढ़ती जा रही थी। सभी छोटे बड़े कबीले उसके साथ आते जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि खत्म होने से अच्छा है उसका साथ देना। सभी को मिलाकर चंगेज ने उनको सिर्फ एक नाम दिया, मंगोल, और उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बना मंगोलिया। सिर्फ क्षेत्रों को अपने अधीन करना काफी नहीं था, क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने नहीं पाता और आंतरिक विद्रोह होने का भी खतरा बना रहता। इसलिए अब चंगेज ने मंगोलिया की एकता और व्यवस्था पर ध्यान दिया। एक बड़ा साम्राज्य बनाना और उसको चलाना आसान नहीं था, और इसलिए उसने मंगोलिया को 95 प्रांतों में बांटा और उन पर शासन करने के लिए योग्य लोग नियुक्त किए। इसके साथ ही साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत किया। मंगोलिया के हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी था, और इस तरह से लगभग 1 लाख घुड़सवार सैनिकों की सेना बनाई चंगेज खान ने। जब मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक से चलने लगी, तब चंगेज खान ने दुनिया के दूसरे हिस्सों को जीतने का अभियान शुरू किया। आपको याद होगा कि चंगेज ने मर्किट की संतान को पाला था। उसका नाम था जोची। वो चंगेज का सबसे बड़ा बेटा था। मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद चंगेज ने जोची को मंगोलिया की सत्ता सौंप दी और खुद विजय अभियान पर निकल पड़ा। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जो भी क्षेत्र आते, उनके सरदार या तो चुपचाप चंगेज खान की अधीनता स्वीकार कर लेते या फिर युद्ध लड़ते, जिसमें उनकी हार पक्की होती थी। हर जीत के बाद चंगेज खान की सेना का हौसला बढ़ता जा रहा था। 1218 तक चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर चीन के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब तक उसने सिर्फ पूर्वी राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। अब उसने पश्चिमी राज्यों की तरफ रुख किया और कारा खितन पर हमला करने के लिए उसने अपनी सेना के एक नेमन सरदार को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा। उस राज्य के शासक कुचलक को मंगोलों की ताकत का पता था, इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात की। लेकिन उसकी बात को उसकी ही सेना के कुछ लोगों ने नहीं माना और वो 2 हिस्सों में बट गई। एक टुकड़ी कुचलक के साथ और दूसरी चंगेज खान की सेना के साथ युद्ध करने चल पड़ी। कुचलक वहां से चुपचाप निकल गया, क्योंकि वो मंगोलों से नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन कुचलक की सेना को जब पता चला कि वो भाग रहा है, तो वो उसके पीछे भागी और उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी। चंगेज खान की सेना ने देखा कि कारा खितन की सेना एक साथ नहीं है और इसलिए वो सेना छोटी और कमजोर हो गई है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो कारा खितन के अंदर घुस गए और उनके सैनिकों को मारने लगे। एक भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में कारा खितन पर भी चंगेज खान का अधिकार हो गया। अब पश्चिम में भी चंगेज खान ने जीत की शुरुआत कर दी थी। वो कारा खितन में ही रुका और आगे की रणनीति बनाने लगा। कारा खितन से लगकर ख्वारिज्म की हुकूमत थी, जो कि एक विशाल मुस्लिम राज्य था। चंगेज खान उनके साथ व्यापार शुरू करना चाहता था और इस वजह से उसने 500 लोगों को ख्वारिज्म राज्य के अधिकारियों से व्यापार की बात करने को भेजा। ख्वारिज्म राज्य गवर्नर को लगा कि वो 500 लोग मंगोलियन जासूस हैं। उसने उन लोगों को लूट लिया और उनको राज्य के बाहर भगा दिया। इस बात से चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ और उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण करने की सोची।
उसने इस बारे में अपने सलाहकारों से सलाह लिया। उसके सलाहकारों ने कहा कि ख्वारिज्म पर आक्रमण करने का इरादा ठीक नहीं है अभी। अगर हम उनसे व्यापार करते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात होगी। चंगेज खान इस बात से सहमत हुआ और उसने अपने 3 दूतों को ख्वारिज्म के बादशाह शाह अलाउद्दीन के पास भेजा। तीनों दूत शाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचे और अपना संदेश उसको दिया। उनके संदेश में ये था कि चंगेज खान ने हुक्म दिया है कि शाह अलाउद्दीन के गवर्नर ने चंगेज के लोगों के साथ जो लूटपाट की है वो उसको वापस कर दे और ख्वारिज्म में उनके लिए व्यापार करने का रास्ता खोले। शाह अलाउद्दीन चंगेज खान को सिर्फ एक लुटेरा समझता था। उसने उन 3 दूतों में से 2 के बाल कटवा दिए और एक का सर काटकर बाकी दोनों को देकर कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो चंगेज को बता देना। चंगेज खान को जब ये पता चला तो उसने ये कसम खाई कि वो शाह अलाउद्दीन को तबाह कर देगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। कारा खितन के लोगों से चंगेज खान ने बात की और उनसे कहा कि वो ख्वारिज्म के खिलाफ जंग में उसका साथ दे। कारा खितन के लोगों ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो भी शाह अलाउद्दीन और ख्वारिज्म के दुश्मन थे। मंगोलिया के सैनिक भी वहां आ गए और सबको मिलाकर 2 लाख की सेना तैयार की चंगेज खान ने। उसने ख्वारिज्म पर 3 तरफ से हमले की योजना बनाई ताकि ख्वारिज्म की सेना एक साथ न आ पाए। अचानक और 3 तरफ से हुए हमले से बच नहीं पाया ख्वारिज्म और आखिरकार चंगेज खान का ख्वारिज्म पर भी अधिकार हो गया। शाह अलाउद्दीन के परिवार से जुड़े सभी लोगों को एक एक करके चंगेज खान के सैनिकों ने मार डाला। सन 1220 में शाह अलाउद्दीन के बारे में चंगेज खान को पता चला कि वो एक टापू पर छिपा है और उसने उसको पकड़ने के लिए अपने सैनिक उस टापू पर भेजे, लेकिन जब तक उसके सैनिक वहां पहुंचते शाह अलाउद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी। ख्वारिज्म का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिस पर अब चंगेज खान की हुकूमत थी। उसने गजनी और पेशावर तक कब्जा कर लिया था। तभी उसको पता चला कि शाह अलाउद्दीन का एक बेटा जलालुद्दीन मिंग बरनू अभी भी जिंदा बचा है और वो गजनी में छिपा हुआ है। तो वो अपने साथ एक बड़ी सेना लेके गजनी गया। जलालुद्दीन मिंग बरनू को जब ये पता चला तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सिंध नदी को पार करके भारत में दिल्ली तक पहुँच गया। दिल्ली में उस समय गुलाम वंश के इल्तुतमिश का शासन था। जलालुद्दीन मिंग बरनू ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था चंगेज खान के बारे में और इसलिए उसने जलालुद्दीन मिंग बरनू को सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज खान को जब ये मालूम पड़ा कि जलालुद्दीन मिंग बरनू भारत आया है तो वो उसके पीछे भारत पहुंच गया। इधर जब जलालुद्दीन मिंग बरनू को इल्तुतमिश से कोई सहायता नहीं मिली तो वो पंजाब की तरफ भाग गया। बहुत ढूंढने पर जब चंगेज खान को जलालुद्दीन मिंग बरनू का कोई भी अता पता नहीं चला तो उसने मंगोलिया वापस जाने का मन बना लिया। इसके बाद चंगेज खान वापस ख्वारिज्म पहुंचा। अब उसे मंगोलिया की तरफ आगे बढ़ना था। उसकी 20,000 सैनिकों की टुकड़ी काकेशस और रूस से होकर गुजरी। काकेशस और रूस के शासकों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और बदले में चंगेज खान के सैनिकों ने वहाँ बहुत लूटपाट मचाई और बहुत कुछ तबाह कर दिया। साथ ही साथ वहाँ का एक बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। रसिया के कई भागों पर हमला करके वहाँ की सेना को अपनी सेना के साथ मिलाकर चंगेज खान की सेना 20,000 से 80,000 पहुँच गई। रसिया के कई हिस्सों को जीत लिया चंगेज खान ने। उसके बाद चंगेज खान और उसकी सेना मंगोलिया वापस चली गई। चंगेज खान ने सभी सैनिकों को 3 से 4 साल का आराम दिया ताकि वो अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिता सकें। थोड़ा आराम करके उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और इस बार वो यूरोप की तरफ गया। उसके सामने जो भी आया या तो उसने दम तोड़ दिया या फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1225 में वो यूरोप पर विजय प्राप्त करके मंगोलिया वापस चला गया। चंगेज खान का सबसे बड़ा सौतेला बेटा था जोची और 3 सगे बेटे थे। चंगेज खान ने अपने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों सगे बेटों में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन जोची को उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने जोची को बनाया मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। उसने कहा कि अब से जो भी वो नए राज्य जीतेगा उन सब पर जोची का अधिकार होगा। उसने बाद में कई लड़ाइयां लड़ी। जिन नए क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया वो तो उसके पहले जीते हुए क्षेत्रों से बहुत बड़े थे, लेकिन सन 1226 में जोची की मौत हो गई। जोची की मौत के बाद चंगेज खान के सगे बेटे ओगेदेई को मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। कहते हैं ना कि मौत ही जिंदगी की असली सच्चाई है और कोई भी इससे बच नहीं पाया।
अब वो साल आया जब चंगेज खान की मौत हुई। 1227 में एक दिन जब वो घुड़सवारी कर रहा था, वो घोड़े से गिर गया और पत्थर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। और इसके बाद दुनिया को एक क्रूर शासक से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद उसको मंगोलिया में, जहां पर उसका जन्म हुआ था, खम्ती